के बाद में कौन रहेगा? विग्रहराज चतुर्थ। इसी का दूसरा नाम क्या है? बीसल देव। इधर सुनना आप मेरी बात थोड़ी सी, इसकी 2 4 5 बातें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। विग्रहराज चतुर्थ जो था, ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और कवियों का आश्रयदाता था, इसलिए इसको एक टाइटल दिया गया था, कवि बांधव, या इसी को क्या कहा जाता है? कटी बांधव। तो कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि किसको मिली? विग्रहराज चतुर्थ को मिली। दूसरी बात, चौहानों का स्वर्णकाल आप पृथ्वीराज चौहान नहीं करके क्या करोगे? विग्रहराज चतुर्थ। क्योंकि इसने सबसे पहले कहां पर अधिकार किया था? दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का पहला शासक कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ, जो 20-30 सालों तक इन्हीं के पास में रहा, जब तक पृथ्वीराज चौहान हार नहीं गया, तब तक उन्हीं के पास में रहा। तो स्वर्णकाल इसको कहा जाता है क्योंकि इसने दिल्ली पर क्या किया था? अधिकार। इसने एक बहुत फेमस नाटक लिखा है संस्कृत भाषा में, जिसका क्या नाम है? याद रखना भाई, कौन सा है? हरिकेली। हरिकेली नाटक का अंकन पूरे दुनिया के अंदर कितनी इमारतों पर मिलता है? 2 इमारतों पर। बताई थी मैंने उस दिन। पहली कौन सी थी? 2.5 दिन का झोपड़ा। और दूसरी कौन सी है? ये तो सभी को याद रहता है, कहां पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है? मूलतः क्या था? किसने बनवाई थी? बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने। संस्कृत का विद्वान था, तो इसने अजमेर में, जहां पर इसका शासन था, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। पहला शासक जो भारत में रहता है, पहला मुस्लिम शासक, नाम था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? मैंने आपसे कहा था कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रहता है ना, तभी उसके पूजा स्थलों का निर्माण करवाता है। उसे पता होता है कि मुझे 2 4 6 महीने में वापस जाना है, तो अपने पूजा स्थल का निर्माण नहीं करवाता है। इससे पहले कासिम आया था, महमूद गजनवी आया था, मोहम्मद गोरी आया था, लेकिन वो इंडिया में रुके नहीं, वो लूटपाट करके यहाँ से वापस चले गए, इसलिए उन्होंने अपने पूजा स्थलों का निर्माण नहीं करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा था जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, इसलिए ये यहाँ पर मस्जिद बनवाता है। पहली भारत की मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है, जो दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? कहां पर बनवाई थी? दिल्ली में। नाम है उसका कुव्वतुल इस्लाम। क्या नाम है? फिर ये घूमते घूमते राजस्थान आया और उसने अजमेर के अंदर उस संस्कृत पाठशाला को देखा और इसने उसको तुड़वा दिया। और तुड़वाने के बाद में यहाँ पर क्या बना दी? मस्जिद, जो संभवतः राजस्थान की कैसी मस्जिद है? पहली मस्जिद, या पहली मस्जिद या प्रथम मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पर एक सूफी संत रहते थे जिनका नाम था पंजाब शाह। कौन से शाह? और पंजाब शाह का कितने दिन का उर्स भरता था? 2.5 दिन का। तो 2.5 दिन का उर्स भरने के कारण इसका नाम क्या हो गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। इस इमारत के ऊपर जब विग्रहराज चतुर्थ ने इसको बनवाया था, तो अपने नाटक के कुछ अंक उसने वहां पर लिखे थे, और उसका नाम क्या है? हरिकेली। क्या नाम है? बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? दूसरे जो बंदे हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या नाम है? नाम सुना? क्या सुना? बस। राजा राम मोहन राय का जन्म हुबली, वर्तमान पश्चिम बंगाल के पास में गांव है राधानगर। क्या नाम है? बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो, मजा नहीं आता है। आज तो तुम्हारे अंदर जोश होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे राधानगर कहां पर हुआ था? कोई मतलब नहीं है तुम्हें कहने से। ढोर हो तुम, ढोर। ढोर समझते हो? डांडा क्या होता है? डिड यू नो डांडा? पशु। तो राधानगर के अंदर राजा राम मोहन राय जी का जन्म होता है। राजा राम मोहन राय जी को टोटल 8 लैंग्वेज आती थी। कितनी? अरबी, फारसी, जर्मनी, चाइनीज, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, सबके ये बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने उस समय में ग्रेजुएशन किया था। क्या किया था? जैसे अर्जुन लाल सेठी ने किया था, वैसे उन्होंने, हालांकि इन्होंने तो बहुत पहले कर दिया था, 1803 के अंदर ही कर दिया था, उनसे भी 100 साल पहले। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो सबसे पहले कलकत्ता पे अधिकार करते हैं। कहां पर? तो जितनी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अंग्रेजों ने जो बनाई थी ना, वो सारी कहां बनाई थी? बंगाल या कलकत्ता में बनाई थी। तो ये वहीं के रहने वाले थे, तो वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। और 1803 से लगाकर 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करी थी। किसने?
राजा राम मोहन राय ने। 1814 के अंदर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। किसका? और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का गठन किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन कब किया था? 1828 के अंदर किया था। तभी इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था जगन मोहन राय। क्या नाम था? जगन मोहन राय साहब जो थे, उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नी को उनके पीछे जबरदस्ती क्या करवाया गया था? सती। तो इससे ये बहुत ज्यादा आहत हुए थे और फिर उन्होंने सती प्रथा के विरोध में, प्रदा प्रथा के विरोध में और बाल विवाह के विरोध में पूरे भारत में आंदोलन चलाया था। और तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था विलियम बेंटिक। क्या नाम है? और ये पहले नौकरी तो करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अंग्रेजी इन्हीं को आती थी उस समय, और किसी को आती नहीं थी। आजकल ही नहीं आती अपने जैसों को, तो क्या आती है? तो विलियम बेंटिक साहब से जाकर मिले, प्रयास किए इन्होंने, और 1829 में विलियम बेंटिक ने ऑफिशियली रूप से भारत में सती प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। वो एक सरकारी कागज था। हालांकि ऐसी जो कुरीतियां होती है वो सरकार के कहने से बंद नहीं होती है। जब तक लोगों की मानसिकता नहीं सुधरे तब तक इसको बंद नहीं किया जा सकता। और ऑलमोस्ट इंडिया में सती प्रथा तो बंद हो चुकी है, दूसरी वाली जो है वो आज भी चलती है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो सती प्रथा जो थी उसको बंद करवा दिया इन्होंने विलियम बेंटिक के प्रयासों से। अब उस समय जो मुगल बादशाह थे उनका नाम था अकबर द्वितीय। क्या नाम था? और अकबर द्वितीय को इंग्लिश नहीं आती थी, काला अक्षर बैस बराबर। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जीता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि कर रखी थी उससे, वो उसको पेंशन देती थी और पेंशन के ऊपर वो उसकी जिंदगी चल रही थी। तो उसे अपनी पेंशन बढ़वानी थी कि भाई मेरी बढ़ाओ, मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। तो वो महारानी विक्टोरिया के पास में अपना संदेश भेजना चाहता है जो इंग्लैंड में रहती थी। अब वहां जाकर उससे बात करेगा कौन? जिसको इंग्लिश आती है वही करेगा। और राजा राम मोहन राय फेमस पर्सनालिटी थे, तो उसने राजा राम मोहन राय को अपने पास में बुलाया और उन्हें एक उपाधि दी। कौन सी? राजा की। तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। और इन्हें कहा कि आप इंग्लैंड जाओ और इंग्लैंड जाकर वहां महारानी विक्टोरिया से मिलो और उससे कहो कि साहब अकबर द्वितीय ने कहा है कि उसकी पेंशन जो है वो बढ़ाई जाए। तो राजा राम मोहन राय जहाज के माध्यम से इंग्लैंड जाते हैं, वहां अकबर द्वितीय के लिए पेंशन बढ़वाने की बात करते हैं। और इंग्लैंड के अंदर ही एक नगर पड़ता है जिसका नाम है ब्रिस्टल। क्या नाम है? ब्रिस्टल नगर के अंदर इनका एक दोस्त रहता था जो कारपेंटर था। क्या था? जो कार को पेंट करता है उसको क्या कहते हैं? लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कारपेंटर। तो वो कारपेंटर था, उसके घर पे गए, 2-4-10 दिन वहीं रहे। वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ गई और ब्रिस्टल नगर के अंदर इंग्लैंड में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। वहीं पर राजा राम मोहन राय की समाधि बनी हुई है। और चूंकि ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे, हरि के लिए इनका फेमस और अच्छा नाटक था, इसलिए उन समाधि के ऊपर भी कौन से नाटक का अंकन किया गया है? हरि के लिए नाटक का। तो दो जगह हो गई है, एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरा ब्रिस्टल नगर के अंदर राजा राम मोहन राय की समाधि। दोनों के ऊपर कौन से नाटक का अंकन किया गया है? मैं आशा करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में। वेरी गुड। हरी केली नाटक को एक अंग्रेज इतिहासकार ने पढ़ा था जिसका नाम है कील होन। क्या नाम है? और कील होन ने इसको पढ़ने के बाद में एक बात कही जो अपने लिए सवाल बन गया। कील होन ये कहता है कि भारत में कालिदास के बाद, किसके बाद? और भवभूति के बाद, किसके बाद? अगर कोई संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान हुआ है तो उसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम है? मैंने नहीं कहा, किसने कहा? तो किल होन ने कहा कि कालिदास और भवभूति के बाद पूरे भारत में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई हुआ है तो वो कौन है? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि मिली, जिसके समय को चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं। दिल्ली पर सबसे पहले अधिकार किसने किया? विग्रहराज ने। इस नाटक का अंकन कितने स्थानों पर है? 2। और किल होन ये सारी बातें इसके बारे में कहता है। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे। वेरी गुड। सुनो मेरी बात अगली और ध्यान से। कौन सा देश है? यहाँ अजमेर है और यहाँ है दिल्ली। इस पूरे वाले क्षेत्र पर विग्रहराज चतुर्थ का क्या था? शासन। था कि नहीं था? था। भारत में एक शासक हुआ था, नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा। मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं, मेरा हाथ थोड़ा ऊपर नहीं हो रहा है।
हो गया। 2 दिन से पता नहीं क्या हो गया यार, यहाँ से बहुत दुख रहा है। छोटा डॉन क्या हो गया? कोई पैर से पैदा हुआ इंसान है क्या तुम में से? कौन है? 2 टाइप से इंसान पैदा होता है, एक का तो माथा बाहर आता है और एक इंसान किसी किसी का पैर बाहर आता है। गांवों में ऐसी मान्यता है कि जिस जो पैर से पैदा होता है ना, अगर उसका पैर यहाँ लगाया जाए जहाँ दुखता है तो वहां ठीक हो जाता है। तुम में से कोई है क्या ऐसा? आप पैर से पैदा हुए थे? वहां फिर मेरे ऊपर आप, मैं जब जाऊं तब यहाँ पैर लगा देना। अरे सही में ठीक होता है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी बड़ी मम्मी पैर से पैदा हुई हुई है, तो लोग जो हमारे गांव में जिन जिनके ऐसे दुखते हैं ना, सुबह लाइन लगती है वहां पे। मजाक थोड़ी कर रहा हूं। और उसमें भी ये मान्यता है कि अगर भूखे पेट अगर आप लगाओ ना तो जल्दी ठीक होता है। कुछ खाया थोड़ी आपने। अरे यार। तो भारत का एक शासक हुआ था मौर्य काल का, जिसका नाम है अशोक। क्या नाम है भाई? सबने नाम सुना ही होगा। अशोक जो था, अशोक भारत में पहली बार शिलालेख लगवाता है। क्या लगवाता है? शिलालेख तो तुम समझते ही होंगे, अभिलेख कह दो, शिलालेख कह दो, एक ही बात है। लगवाता है पहली बार इंडिया में। इससे पहले किसी शासक ने कोई शिलालेख लगवाए नहीं थे। इवन इससे पहले कोई शासन या ऐसा बड़ा कोई राजवंश हुआ ही नहीं था। मौर्य काल इंडिया का पहला संगठित राजवंश था, जिसके पहले शासक हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। अशोक ने ये कला ईरान के एक शासक से सीखी थी, और जिसका ओरिजिनल नेम था डेरियस। क्या नाम था? लोगों को नाम बोलना आया नहीं तो लोगों ने क्या कर दिया, दारा से ये कला किसने सीखी? अशोक ने। और अशोक ने भारत में पहली बार शिलालेख लगवाए। अब कालांतर में अशोक के अंदर थोड़ी सी अक्कल आई कि यार शिला उबड़ खाबड़ होती है। शिला समझते हो? बड़ा सा कोई भाटा पत्थर ले लो आप, मैंने पहले बताया होगा कभी आपको। तो शिला उबड़ खाबड़ होती है। तो शिला के बाद में उसने उसको चारों तरफ से कटवाया और उसका क्या बना दिया? स्तंभ। तो उसने भारत के अंदर एक 5-6 स्थानों पर स्तंभ लेख लगवाए। कितने स्थानों पर? शिलालेख तो 14 स्थानों पर लगाया उसने। वो कभी अपन अपना ऐसा मौका आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। स्तंभ लेख कितने स्थानों पर लगाए? 6। पहले का नाम तो है दिल्ली टोपरा। क्या नाम है? टोकरा नहीं, टोपरा। दूसरे का नाम है दिल्ली मेरठ। क्या नाम है? तुम्हें याद नहीं रखना है, मैं जस्ट बता रहा हूं। एक का नाम है लोरिया राज। क्या नाम है? एक का नाम है लोरिया नंदनगढ़। एक का नाम है रामपुरवा। और एक का नाम है प्रयाग, जिस प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, और एक का नाम क्या है? प्रयाग। दिल्ली टोपरा, टोपरा पड़ता है अंबाला में। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। तो ये तो लगा हुआ था अंबाला के अंदर। दिल्ली मेरठ, मेरठ आप जानते ही हो कहां पर है, यूपी में लगा हुआ था। लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा तीनों ही बिहार में है। और आप ये जानते हो कि प्रयाग जो है वो कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इन दोनों का नाम आप देखो, एक का नाम है दिल्ली टोपरा और एक का नाम क्या है? दिल्ली मेरठ। एक्चुअली ये टोपरा में लगा हुआ था, अंबाला के पास में। ये मेरठ में लगा हुआ था, लेकिन कालांतर के अंदर वो तो लगा के मर गया, अशोक तो चला गया। उसके बाद तो बहुत सारा समय बीत गया। फिर बाद में मुस्लिम शासकों का समय आया, कुतुबुद्दीन ऐबक और इन सब के बाद में। तो उसके बाद में एक शासक हुआ था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक ने देखा यार बढ़िया स्तंभ लेके यहाँ टोपरा के अंदर लगा हुआ है। वो वहां कभी घूमते घूमते गया होगा, उसने कहा यार ये यहाँ नहीं होना चाहिए, अपने कहा होना चाहिए दिल्ली के अंदर। उसने उसको वहां से उठा लिया, और उठाने के बाद में आदमियों को कहा होगा उठाने को, उठाने के बाद में उसने अपने महल के बाहर दिल्ली में उसको लगवा लिया। इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया? दिल्ली टोपरा। फिर ऐसे का ऐसे वो मेरठ गया होगा, और मेरठ से उसको उठाकर उसने कहा लगवा दिया? दिल्ली में। तो उसका नाम क्या हो गया? दिल्ली मेरठ। अपन इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये वाला जो एरिया था ना, वो किसी समय के अंदर विग्रहराज चतुर्थ के अंडर में था। किसके अंडर में था? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और ठेठ अजमेर तक का शासन इसके अंडर में आता था। और जब वो यहां से दिल्ली कभी जाता होगा या आता होगा, तो उसने भी तो इस वाले अभिलेख को देखा होगा, जिसका क्या नाम है? दिल्ली टोपरा। तो उसने देखा। इसके बाद में हुआ था फिरोज शाह तुगलक, तो 1500-1400 के आसपास की बात है। ये तो अभी हुआ 1100 के अंदर। तो इसने वहां पर देखा, तो उसने उस स्तंभ लेख के ऊपर अपना भी कुछ न कुछ लेख लिखवा दिया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो याद रखना, अशोक के कौन से स्तंभ लेख पर विग्रहराज चतुर्थ का लेख मिलता है? दिल्ली टोपरा। क्या नाम है? जो मूलतः कहां लगा हुआ था? हरियाणा के अंबाला में।
फिरोज शाह तुगलक ने उसको कहाँ लगवा दिया? दिल्ली के अंदर लगवा दिया। इसके ऊपर इसका लेख मिलता है और ये यहाँ पर लगा हुआ उस समय था। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। दो बड़ी फेमस किताबें हैं जो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में लिखी गई है और जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आपको दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए। एक का नाम तो है ललित विग्रहराज। क्या नाम है? किसने लिखी है? और एक का नाम है बिसल देव रासो। किसने लिखा ललित विग्रहराज? खुशी बताएगी। खुशी बताओ किसने लिखा है? और विग्रह बिसल देव रासो किसने लिखा है? बिल्कुल सही आंसर है नरपति नाल। किसने लिखा है? कौन सा? बीसल देव रासो। ललित विग्रहराज लिखा है सोमदेव ने। सोमदेव इसके दरबारी हुआ करते थे। दोनों किताबें हैं, दोनों एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार आई है, याद रखना। बिसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाल ने। ललित विग्रहराज किसने लिखा? फिर बिशलपुर नगर की स्थापना बिसल देव ने करवाई। कोई इंपोर्टेंट बात नहीं है, नाम से पता चल रहा है। बिशलपुर बांध जो था वो किसने बनवाया था? बिसल देव ने। और इसने एकादशी के दिन, किस दिन? एकादशी क्या होती है? अभी गई सर 2 दिन पहले। एकादशी के दिन इसने पशु हत्या पर रोक लगवा दी थी। कौन सी हत्या? ये सारी बातें किससे संबंधित है? विग्रहराज चतुर्थ से। लिख लो इसको फटाफट। संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और कवियों का आश्रयदाता था। इसलिए इसे कवि बांधव या कटि बांधव कहते थे। इसलिए इसे कवि बांधव या कटि बांधव कहते थे। चौहानों का स्वर्णकाल। चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज के काल को कहा जाता है। चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज के काल को कहा जाता है। सर्वप्रथम इसने दिल्ली पर अधिकार किया। सर्वप्रथम इसने दिल्ली पर अधिकार किया। नेक्स्ट लाइन। विग्रहराज ने हरि के लिए नाटक लिखा। जिसका अंकन 2 इमारतों पर है। जिसका अंकन 2 इमारतों पर है। कोष्टक में लिखो भाषा संस्कृत। एक नंबर डालो। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। ये कल्चर में लिख लिया क्या तुमने? मूलतः संस्कृत पाठशाला थी, ये सब वो सब है? सबने लिख लिया? अरे हाँ या ना बोलो तो सही। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो सर लिखाएंगे, वो नो डाउट। जिन्होंने पढ़ रखा उन्होंने लिख लिया ना। तो नहीं पढ़ा तो उनको तो लिखाएंगे जब तुम्हारी कल्चर पढ़ेंगे तब, कोई लोड नहीं। कोष्टक में नीचे लिख देना मूलतः संस्कृत पाठशाला थी। मूलतः संस्कृत पाठशाला थी।
मूलतः जब अपन लिखते हैं ना तो त के बाद में दो बिंदी आती है ऐसे। मूलतः संस्कृत पाठशाला थी। संभवतः राजस्थान की पहली मस्जिद। संभवतः राजस्थान की पहली मस्जिद। दूसरा, सेकंड नंबर। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में राजा राम मोहन राय की समाधि। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में राजा राम मोहन राय की समाधि। एक लाइन छोड़ के। कील होन ने कहा कील होन ने कहा कील होन ने कहा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, कालिदास व भवभूति के समान। कालिदास व भवभूति के समान भारत में संस्कृत का विद्वान। कालिदास व भवभूति के समान भारत में संस्कृत का विद्वान। कौन हुआ? विग्रहराज हुआ। नेक्स्ट, अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर विग्रहराज चतुर्थ का लेख भी मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ का लेख भी मिलता है। अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर विग्रहराज चतुर्थ का लेख भी मिलता है। नेक्स्ट, बीसलपुर नगर बसाया। बीसलपुर नगर बसाया और एकादशी के दिन बीसलपुर नगर बसाया और एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगाई। पशु हत्या पर रोक लगाई। फिर दो पुस्तकें, दो राइटर आमने सामने लिख लो, ललित विग्रहराज सोमदेव, बिसल देव रासो, नरपति नाथ। बुक्स राइटर ऐसा लिख के लिख लो। चले आगे, सुनना मेरी बात ध्यान से अब सारे। इसके बाद जो शासक बने थे वो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। नाम क्या है उनका? सोमेश्वर चौहान। 1163 से 1177। दो बातें हैं, ज्यादा कुछ समस्या है नहीं, फिर पृथ्वीराज चौहान पढ़ना है।
एक तो बिजोलिया शिलालेख किस राजा के समय का है? सोमेश्वर के समय का। ये बात याद रखना भाई। 1170 ईस्वी में लिखा गया था और 1170 ईस्वी आपके कब आ रही है? सोमेश्वर के समय आ रही है। दूसरी बात, सोमेश्वर ने दिल्ली के पास के एक तोमर सामंत थे, कौन से? पहले बेसिकली तंवर हुआ करते थे, फिर इनका अपभ्रंश होकर तोमर हो गया। तोमर सामंत थे दिल्ली के पास में, जिनका नाम था अनंगपाल। क्या नाम था? और अनंगपाल तोमर की एक पुत्री थी जिसका नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था? और इन कर्पूरी देवी के साथ में इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। किसने? सोमेश्वर चौहान ने। दिल्ली तक इन लोगों का अधिकार था। बड़े शासकों के सामने सारी अपनी बेटियों की शादियां करवाना चाहती है, आज भी ऐसे ही होता है। तो उस समय में भी इनकी शादी उनके साथ में हुई थी और इनके साथ में इनका विवाह हो गया था। इसी कर्पूरी देवी और सोमेश्वर चौहान की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। क्या नाम था? और जो हिस्ट्री में किस नाम से फेमस हुआ है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से। ठीक है। और इन सोमेश्वर जी की हत्या नागौर के युद्ध में, कौन से युद्ध में? नागौर पर ये अटैक करते हैं और वहां पर गुजरात का एक राजा है जिसका नाम है भीमदेव सेकेंड। क्या नाम है? इनके विरुद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए ये वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त। और 1177 के अंदर भारत के शासक कौन बनते हैं? पृथ्वीराज चौहान। कौन बनते हैं? तो अब अंतिम शासक चौहानों का जिसकी अपन को बात करनी है, नाम है उनका पृथ्वीराज चौहान। ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपोर्टेंट शासक है, इनकी बात करते हैं थोड़ी सी। पापा का नाम, माता का नाम, घोड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेनापति, भारत का सेनापति कौन है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? ये तो पॉलिटी में तुमने पढ़ा होगा कि भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वेरी गुड। पृथ्वीराज चौहान बड़े शासक है तो सारी बातें याद रखनी है। पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर चौहान। मम्मी का नाम कर्पूरी देवी। इनकी एक घोड़ी थी, याद रखना भाई नाम, जैसे महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था ना, उसी प्रकार से इनके पास में एक घोड़ी थी नाट्य रंभा। क्या नाम था? इनका एक सेनापति था जिसका नाम था केमास या सॉरी भुवनमल। क्या नाम था? भुवनमल। कहीं कहीं पर इसका नाम आपको भुवन कमल भी मिलेगा। प्रधानमंत्री था केमास। कहीं कहीं पर इसका नाम आपको कदमवास भी मिल सकता है, दोनों बातें एक ही है। इनके अन्य नाम थे, एक तो इनको कहते थे राय पिथोरा। क्या कहते थे? एक इनको कहा जाता है दल पंगुल। क्या कहते हैं? दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। और एक अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और इनका जन्म हुआ था 1166 के अंदर। ये हो गई पृथ्वीराज चौहान की इंस्टाग्राम बायो। केक मर्डर 1166, अन्य नाम सेनापति, प्रधानमंत्री, घोड़ी, माता पिता, सब हो गया कंप्लीट। अब हुआ ये सीन ये है कि साहब पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ 1166 ईस्वी के अंदर और इनके पिताजी की मृत्यु हो गई 1177 के अंदर। यानी कि इनकी उम्र उस समय कितनी थी? 10 साल और 3-4 महीने के ऊपर नीचे थे, जिसे राउंड फिगर के अंदर अपन 11 साल कहते हैं। कितने साल? तो अब 11 साल का एक बच्चा, 11 साल का तो बच्चा ही होता है, 11 साल का एक बच्चा जो है वो अजमेर से लगाकर दिल्ली तक की जो पूरी सल्तनत है उसका शासक बनता है। तो भारत के लोग 53 वर्षीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं मानते हैं। रमेश गहलोत सर तो नहीं सुन रहे कहीं? तो अब 11 साल का बच्चा इतने बड़े सल्तनत का शासक हो सकता है क्या? क्या वो उसको संभाल सकता है क्या? यस और नो? नो। तो फिर पृथ्वीराज चौहान का ऐसे नाम कैसे हो गया? अपन ये पढ़ते आते हैं ना, और हमेशा अपने माइंड के अंदर एक माइंड सेट रहता है कि जो राजा महाराजा थे उनकी तो क्या थी, मौज थी। मेरे भी पहले ऐसे ही था, अरे फुल ऐश है, सेना है, ये है, पैसा है, कहीं कमाने जाना नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य है, ये है। लेकिन इतिहास के अंदर नाम उसी व्यक्ति का होता है जो संघर्ष करता है। क्या करता है? भले आप महाराणा प्रताप पढ़ लो,
भले आप महाराणा सांगा पढ़ लो, भले आप महाराणा कुंभा पढ़ लो, भले राव मालदेव पढ़ लो, चंद्रसेन पढ़ लो, महाराजा राय सिंह पढ़ लो, मान सिंह आमेर, सवाई जय सिंह, कोई भी पढ़ लो, आप भले पृथ्वीराज चौहान पढ़ लो। जिन राजाओं ने संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में बाद में संधियां कर ली और फिर पासवानों के दौर चले, गुलाब राय के, फलाने के, ढीमका के, तो उनका अपन जब पढ़ते तब इतनी अच्छे गुणगान के साथ पढ़ते क्या? अपने मन में एक इमेज बनती है ना कि क्या था यार, पासवान गुलाब राय की बात मानता था, बनती कि नहीं, अनारा बेगम के कहने पर अमर सिंह राठौड़ को राजा नहीं बनाया, ऐसा पढ़ते हैं अपन। तो दुनिया में नाम उसी का होता है जो संघर्ष करता है। क्या करता है? संघर्ष। और गांव वाली महिला कहती है संघर्ष। क्या कहती है? संघर्ष तो जीवन में करना पड़ेगा, कहती कि नहीं कहती? तो संघर्ष करोगे तो नाम होगा, बाकी सल्तनतें इस दुनिया के अंदर किसी को प्राप्त नहीं हुई है। और अपने परिवार में एक व्यक्ति को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, तब आगे वाले मौज करते हैं। जैसे बाबर ने संघर्ष किया, 4 सालों तक भारत में लड़ा, लड़ने के बाद में उसने सल्तनत स्थापित की, फिर हुमायूं ने, फिर अकबर ने, जहांगीर ने कितनी मौज करी, करी कि नहीं करी? तो हो सकता है अपने परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ होगा, इसलिए अपन यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो तुम्हें वो व्यक्ति बनना है, तुम्हें बाबर बनना है, तुम्हें हुमायूं बनना है, तुम्हें अकबर बनना है, ताकि जहांगीर और शाहजहां क्या करे? मौज करे। क्या जहांगीर और शाहजहां को भी अपने जैसे ही बनाना? नहीं बनाना। जहांगीर की तरह फिर वो 15 साल का होते ही हाथ में दारू की बोतल होनी चाहिए कि अपने बाप के पास में क्या है, बहुत पैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो मात्र 11 वर्ष की आयु में क्या बना? शासक बना। तो उसकी संरक्षिका का कार्य उसकी मम्मी ने किया था, जिसका नाम है कर्पूरी देवी। क्या नाम है? तो यहां मैं संरक्षिका भी लिख रहा हूं। और आप सारे ये बात जानते हो कि जब किसी राज्य का शासक अगर ऐसा कोई व्यक्ति बनता है जो या तो बच्चा है या कमजोर है, तो आसपास वाले मौका देखते हैं कि साहब लूट लो। समझ रहे हो बात को? तो समस्या क्रिएट होती है। और अगर मजबूत शासक है तो आसपास वाले अटैक करने से भी क्या करते हैं? डरते हैं। पंडित नेहरू ने जब चीन के प्रधानमंत्री को इंडिया बुलाया, जब भारत नया नया आजाद हुआ था, और उनको फिर वो घुमाने के लिए बॉर्डर पे लेके गए, अरुणाचल प्रदेश ने, नेपाल ने, हिमाचल प्रदेश ने, इधर जो चाइना से लगता था, और उन्होंने बताया कि देखो ये हमारी आर्मी है। तो अपने पास में उस समय पैसा तो था नहीं, अपन तो अंग्रेजों से आजाद हुए थे, तो अपनी सेनाएं जो थी वो उधर लकड़ियां लेके खड़ी थी। क्या लेके? लाठी लेके, और चड्डे पहन के घूम रही थी, क्योंकि अपनी सेना के पास में उतना बजट ही नहीं था, पैसे ही नहीं था। तो चीन के प्रधानमंत्री ने देख लिया कि इनके पास में तो कुछ है तो नहीं, और 1962 में उसने उधर से क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया। और अपन कुछ नहीं कर पाए, अपने पास में कुछ था ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश का नेफा वाला पार्ट चाइना ने ले लिया, कश्मीर का अक्साई चीन वाला पार्ट चाइना ने ले लिया, जो आज तक अपन उनसे छुड़ा नहीं पाए। तो अगर मजबूत प्राइम मिनिस्टर होता है तो आसपास वाले भी एक बार अटैक करने से सोचते हैं, और कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर जो अटैक नहीं कर रहा होता है ना, वो भी करता है। पड़ोसी अगर कोई गुंडा टाइप का हो तो वो भले चिल्ला रहा होगा रात को, तो भी घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। बोलते हैं क्या? चिल्लाने दो यार, ठीक हो जाएगा। और कोई कमजोर आदमी हो, चिल्ला रहा हो, तो 4 जने बाहर जाए, क्यों चिल्ला रहा है? समझ रहे हो? तो आपको क्या बनना है? मजबूत बनना है। चिल्लाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। अपन चिल्लाए और सामने वाला नहीं बोले, ऐसा बनना है। तो इसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई स्टार्टिंग के अंदर पृथ्वीराज चौहान के। वो क्या आई मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन अपने यहां से बनेगा, बाकी वाली सारी बातें यूं ही है, सुनना ध्यान से। पृथ्वीराज चौहान यहां पर शासक बनता है अजमेर का। सबसे पहली समस्या, इसके 2 भाई थे। एक का नाम तो है साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन, और एक का नाम है अपार गंगे। क्या नाम है? जो अर्णोराज के बाद में पोते हुआ करते थे और इनके भाई लगते थे। इन दोनों ने राजा बनते ही विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? कि साहब शासक किसको बनाया जाए? हमें बनाया जाए। विद्रोह कर देते ये दोनों, और विद्रोह करने के बाद में अपनी सेना लेके अलग हो गए और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जिस प्रकार से बाहुबली पिक्चर के अंदर शिवगामी देवी के लिए जो कार्य कटप्पा ने किया है, किसने किया है? वही कार्य कर्पूरी देवी के लिए कौन करता है? भुवनमल या कमल। इतिहासकारों ने तो यहां तक लिखा है कि जो काम भगवान राम के लिए सुग्रीव और उसकी वानर सेना ने किया था, वो कार्य पृथ्वीराज चौहान और कर्पूरी देवी के लिए कदमवास उसका प्रधानमंत्री या फिर उसके सेनापति भुवनमल ने किया था। तो भुवनमल इन दोनों के विद्रोह का दमन करता है, और दमन करने के बाद में ये दोनों यहां से छोड़कर जो है वो चले गए थे आज की तारीख में जिसको गुरुग्राम कहा जाता है, एक समय में वो था गुड़गांव। गुड़गांव चले गए थे और ये वापस कभी अजमेर की तरफ आए ही नहीं, वहीं पर इनकी क्या हो गई? डेथ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नागार्जुन नामक व्यक्ति ने किस चौहान शासक के समय विद्रोह किया था? पृथ्वीराज चौहान। क्या करोगे आप? दूसरी बात,
या ऊपर की तरफ पंजाब के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी के पास में एक जाति रहती थी जिसका नाम है भंडानक। कौन सी जाति? भंडानक जाति को जब ये पता चला कि अजमेर वाले जो हमेशा हमें मारते आते थे, जहां विग्रहराज जैसा बड़ा राजा हुआ जिनसे हम हमेशा डरते थे, आज की तारीख में वहां पर एक बच्चा शासक है जिसका क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान। तो जब इस प्रकार का राजा है तो अपन उसको हरा सकते हैं। तो वो क्या करते थे कि जैसे मान लो ये मेरा खेत है और वो मेरे पड़ोसी का खेत है, तो वो पड़ोसी जो है वो अपनी बाढ़ को धीरे धीरे क्या करता है? उधर खिसकाता है, ताकि उसे लगता है कि वो वाला खेत में मेरे अंदर ले लूंगा। तो ये धीरे धीरे यहां से आगे बढ़ते हैं और इधर वाले इस एरिया पर इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? अधिकार। 1172 के अंदर, कब? सॉरी, 1182 के अंदर, कब? यानी राजा बनने के कितने साल बाद? 5 साल बाद। जब पृथ्वीराज चौहान कितने साल का रहा होगा? 11 प्लस 5 कितने हो गए? 16। 16 साल की उम्र में वो भुवनमल के साथ यहां पर गया और उसने कौन सी जाति को हरा दिया? भंडानक जाति को। कौन सी? तो याद रखना, सतलज के पास में जो जाति रहती थी उसका नाम क्या है? भंडानक जाति, जिसे किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। अब जस्ट इधर यूपी के अंदर इसके समय में एक शासन था जिसका नाम है महोबा। क्या नाम है? एक स्टेट था और महोबा में चंदेल राजवंश का शासन था और चंदेल राजवंश के यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था परमार्दी देव। क्या नाम था? सेकंड ग्रेड 2016 का सवाल है साहब। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव। क्या नाम है? तो परमार्दी देव जो था ये यहाँ का बड़ा शासक था। इधर राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ऐसा कहा जाता है कि एक तो इन दोनों की सीमाएं आपस में मिलती थी। क्या मिलती थी? और दूसरा ये कहा जाता है कि एक बार दिल्ली जाने के लिए पृथ्वीराज चौहान इधर से गुजरा होगा तो उसकी सेना के लिए उसने रास्ता मांगा। क्या मांगा? तो इस परमार्दी देव ने रास्ता देने से क्या कर दिया? इनकार। इस बात से नाराज होकर पृथ्वीराज चौहान किस पर अटैक करता है? परमार्दी देव पर। और 1182 के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम है तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध? और इस तुमुल के युद्ध में परमार्दी देव के दो वीर सेनापति थे, एक का नाम तो है आला। क्या नाम है? और एक का नाम है उदल। क्या नाम है? तो आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त। और पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव की भी क्या कर दी? हत्या। और इस वाले क्षेत्र पर भी किसने अधिकार कर लिया? पृथ्वीराज चौहान। मैं कहना यह चाहता हूं कि उसके चारों तरफ दुश्मन थे, इसलिए जब मोहम्मद गोरी अटैक करता है ना तो पृथ्वीराज चौहान की सहायता करने के लिए जय हिंद जय भारत कोई भी नहीं आया। इधर एक राज्य है जिसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज के शासक थे जयचंद्र गहड़वाल, जिनका कभी न कभी संबंध साउथ से रहा था, जो राष्ट्रकूट राजवंश के हुआ करते थे। जयचंद गढ़वाल का एक बेटा था कुंवर सेतराम, जिसके 100 बच्चे हुए थे, जिसमें से 51वें नंबर का शेरों के साथ में खेलता था, इसलिए उसका नाम था सिहा। सिहा जो था वो बाद में पालीवाल ब्राह्मणों के साथ में पाली आ गया था और वहां आकर उसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसे राठौड़ राजवंश के नाम से जाना जाता है। कौन सा? 49 सिहो बड़ो और सिहे बड़ा 50। पढ़ा था अपन ने ऐसा। तो जयचंद गढ़वाल का जो ब्याह था वो दिल्ली हो रखा था। कहां पर? और पृथ्वीराज चौहान का ब्याह भी कहां? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का ब्याह कहां हो रखा था? दिल्ली हो रखा था। तो पृथ्वीराज चौहान का ननियाल कहां? दिल्ली। और जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? और संयोगिता का ननियाल भी कहां? दिल्ली। दोनों का ननियाल दिल्ली। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर जो है वो पहले वाले लोग ननियाल जाया करते थे। क्या नहीं जाते थे? जाते थे। तो ये यहां से कहां गया? दिल्ली। कौन? संयोगिता। और ये भी यहां से कहां आया? दिल्ली। ये दोनों वहां पर मिले और दोनों के अंदर प्रेम हो गया। किसमें? संयोगिता में और पृथ्वीराज। बड़ी फेमस लव स्टोरी है राजस्थान के इतिहास की, आप सारे जानते होंगे, ज्यादा बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जानते हो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान? कभी नाम नहीं सुना? सुना? तो यहाँ से ये दिल्ली गए, वहां से वो दिल्ली आए, दोनों की मुलाकात हो गई। उसने नाम बताया, साहब मेरा नाम है संयोगिता। क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान ने उसको इंस्टाग्राम पे सर्च किया रिलेशनशिप शुरुआत करने का पहला तरीका आज के जमाने का जो जो हंसे है ना इतने जोर से, दाल में कुछ काला है, ध्यान रखना फिर रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली फिर स्टार्टिंग में सीधा मैसेज नहीं किया जाता है, फिर समस्या क्रिएट हो जाती है। तो पहले स्टोरी पे रिएक्ट किया जाता है, वो ऐसा लाल बटन होता है ना, टप,
और फिर वो आग वाला भेजा जाता है। आग वाला समझते हो, फायर। और उसके बाद में हाय हेलो हुआ, ऐसे बातचीत वगैरह हुई, और गलती से एक दिन फोन चार्जिंग के अंदर पड़ा था और पिताजी ने देख लिया, जिनका क्या नाम है, जयचंद गहड़वाल। पिताजी ने सारी चैटिंग पढ़ ली तो पिताजी का क्या हो गया, दिमाग खराब। और पिताजी ने लड़की को कमरे के अंदर क्या कर दिया, बंद। आज से तेरा रिचार्ज नहीं किया जाएगा, वाईफाई भी जो है वो घर से हटा दिया जाएगा, और आज से तू किससे संपर्क नहीं कर पाएगी, पृथ्वीराज चौहान से। तो जब इस प्रकार की समस्या होगी तो पृथ्वीराज चौहान भी अब दिल्ली के अंदर क्या करता, तो वो भी अपने घर आ गया, कहां पर, अजमेर। और यहां इन दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। अब पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए, उसे अपमानित करने के लिए जयचंद्र गहड़वाल ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया। किसका स्वयंवर, क्या होता है, आगे मतलब इधर लड़की खड़ी है, आगे भारत के सबसे बड़े बड़े जो शासक हैं, जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा, खूबसूरत खूबसूरत, स्मार्ट स्मार्ट जिसको कहा जाता है, उन सबको बुलाया गया। और आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इनमें से किसी के भी गले में माला डाल सकती हो जो आपको पसंद है। इतिहास में ये मौका सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिया गया है, पुरुषों को आज दिन तक ये मौका नहीं दिया गया। क्या दिया गया, कहीं पर आपने ये सुना कि स्वयं वधु का आयोजन हुआ हो, के सामने 100-200 महिलाएं खड़ी है, जो आपको सबसे अच्छी लगती है आप उसके साथ में शादी कर सकते हो, कर सकते हो। तो अन्याय हमेशा पुरुषों के साथ वैदिक काल से होता आया है, लेकिन अबला फिर भी भारत में किसको बताया जाता है, नारी को बताया जाता है, कि नहीं बताया जाता है। अब नारियां इतनी खतरनाक है कि नारी को ये पता था कि मेरे स्वयंवर का आयोजन हो रहा है, पर मैं तो किसके साथ में जाना है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में। तो फोन के कनेक्शन ना होने के बावजूद भी सहयोगिता ने संदेश किसके पास पहुंचा दिया, पृथ्वीराज चौहान के पास में, कि मैं जीऊंगी तो तेरे साथ और मैं मरूंगी तो तेरे साथ। अगर तेरे अंदर दम है तो तू आजा और तू मेरे को यहां से लेकर चला जा, मैं तेरे साथ में आने के लिए तैयार हूं। और वर्तमान के कलयुग में भी ऐसे आशिक बहुत सारे बातों में आ जाते हैं और लेने के लिए चले जाते हैं। और जब पुलिस पकड़ती है ना, मैं कह रहा हूं अगर लड़की मुकर गई कि साहब मेरे को तो माता पिता के साथ में जाना है और मैं तो गलती से बेला फुसला कर मुझे लाया गया है, फिर जिंदगी में प्यार करने लायक बंदा बचता नहीं है। मैंने कहा होगा आपसे कभी, आओ बालम आपरो स्वागत। दोस्त भी मरते हैं, जिस जिस दोस्त को फोन किया होगा उसने उस टाइम में, अगर कॉल डिटेल में आ गया छोटा डॉन, याद रखना, अचानक रात को किसी का फोन है उठाना मत तो उसको भी थाने के अंदर लाया जाएगा। तो संयोगिता जो थी, उसके स्वयंवर का जब आयोजन हुआ तो उसने संदेश किसके पास पहुंचा दिया, पृथ्वीराज चौहान के पास, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान वहां जंगलों के अंदर आकर अपनी सेना लेकर छिप गया था। संयोगिता उस माला को लेकर चलती है और उसको अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को जयचंद गढ़वाल ने उसका एक स्टेच्यू बनाया और अपने द्वार के बाहर जो गेटकीपर जहां खड़ा रहता है ना, वॉचमैन, वहां पर उसको खड़ा किया और कहा कि मेरे दरबार में पृथ्वीराज तेरी जो औकात है वो किसके लायक है, गेटकीपर के लायक, इसलिए मैं तेरे को इस स्वयंवर के अंदर हिस्सा लेने के लिए बुलाया ही नहीं। अब सारे के सारे राजा इधर आकर ऐसे लाइन से खड़े हो गए, इधर भी खड़े हो गए, भारत के बड़े बड़े सारे युवान डोकरेन बूढ़े सब आके वहां पर खड़े हो गए। अब संयोगिता अपने हाथ में माला लेके निकली, पहले वाले के पास में गई, क्या करते हो साहब, डॉक्टर मेहता क्लासेस से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। सिलेक्शन हुआ नहीं, कैंसिल। दूसरे वाले के पास कि साहब डबल लिस्ट में तो हो गया था, फाइनल में रह गया, तू भी कैंसिल। ऐसे 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 करके सारे राजा यूं खड़े होते पर किसी के गले में उसने माला डाली नहीं। एंड में वो यहां पर आई, और आने के बाद में किसके गले में माला डाल दी, पृथ्वीराज चौहान की। तो बाकी वाले जो बेरोजगार युवा अभ्यर्थी वहां पर आए थे भर्ती परीक्षा में करवाने के लिए अपना सिलेक्शन, उन्होंने कहा कि जब ऑलरेडी इस बंदे को ही नौकरी लगाना था तो हमारा खर्चा आपने क्यों करवाया, कि तेरी बच्ची को किसके साथ जाना है, पृथ्वीराज के साथ। तो जैसे ही वो अपने उस राजमहल से बाहर आई, इधर से सेना लेके कौन खड़े थे भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान, उसे उठा लिया वहां से और उठाकर वो कहां पर लेकर आ गए, अजमेर लेकर आ गए। ऋग्वेद के अंदर इस प्रकार के विवाह को शात्र विवाह कहा गया है। कैसा विवाह, कि जिसके अंदर दम होता था ना, वो इस प्रकार से महिला को वहां से उठाकर लाता था और उससे क्या करता था, विवाह। ऐसी गलती वर्तमान के दौर में कोई भी पुरुष ना करे।
ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़े समय के बाद सारे भूत उतर जाते हैं। स्टार्टिंग में लगता है 25, 26, 27 साल की उम्र तक। अब यहां पर यह समस्या क्रिएट हो गई। अब नीचे यहां पर गुजरात करके एक स्टेट है जहां के शासक है भीमदेव सेकेंड। क्या नाम है? पहली समस्या पिताजी की हत्या। दूसरी समस्या यह थी कि उस समय आबू की एक राजकुमारी थी। क्या नाम था? इंचिनी। क्या नाम है? कहां की राजकुमारी है? आबू की। वन साइड लव करता था भीमदेव सेकंड किससे? इंचिनी से। एक तरफा प्यार। इंचिनी को पता नहीं है कि भीमदेव मेरे से क्या करता है, प्यार करता है। होता है ना बहुत सारों का ऐसा। वैसा ये भीमदेव किससे करता था? इंचिनी से। बड़ी खूबसूरत राजकुमारी थी। और मैं तो कहते ही रहता हूं हिस्ट्री के अंदर सारी राजकुमारियों को कैसा बताया गया है, खूबसूरत। और इंचिनी वन साइड लव करती थी पृथ्वीराज चौहान से। मतलब वो उससे प्रेम कर रहा है, इंचिनी को पता नहीं है। इंचिनी किससे प्रेम कर रही है? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान को यह पता नहीं है। और पृथ्वीराज चौहान किससे प्यार करता है? ये हर एक के जीवन की कहानी है। समझ रहे हो आप बात को कि नहीं समझ रहे हो? भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मुझे चाहती मीरा है। कौन चाहती है? मैं किसको चाहता हूं? राधा को। फिर भी ये संगति का खेल है कि मैं किसका हो जाता हूं? रुक्मणी रेखा। और इस सोचना आप थोड़ा सा, भगवान कृष्ण से बेइंतहा मोहब्बत अगर इस दुनिया के अंदर कलयुग में किसी ने की है तो या तो माँ अपने बच्चे से करती है, या फिर मीराबाई ने किससे की थी? भगवान कृष्ण से। और लेकिन भगवान कृष्ण किससे करते थे? राधा से। लेकिन शादी किससे करनी पड़ी? समझ गए? वेरी गुड छोटा डॉन। तेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो भीमदेव सेकंड इससे प्रेम करते थे। इंचिनी से जब पूछा गया कि आप विवाह किससे करना चाहती, तो उन्होंने कहा पृथ्वीराज चौहान से। भीमदेव को लगा कि ये मेरे से क्या निभा रहा है? दुश्मनी। और दुश्मनी निकाल रहा है, इसलिए ये इससे क्या करेगा? विवाह। तो इसका एक प्रधानमंत्री था। किसका? भीमदेव का। नाम था उसका जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था? जगदेव प्रतिहार जो था वो पृथ्वीराज चौहान के पास में गया और कहा साहब गरीब आदमी है, आपके पास में तो ऑलरेडी क्या है, और गरीब आदमी के लिए क्या छोड़ दो। इंचिनी, मैंने सुना है कि आप उससे क्या करने वाले हो? विवाह। पृथ्वीराज ने कहा भाई लेना देना ही नहीं है, मैं तो जानते ही नहीं हूं, कोई मतलब नहीं है। तो जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच में क्या करवा दी? संधि करवा दी। क्या करवा दी? और इस प्रकार से चारों तरफ पृथ्वीराज चौहान के क्या थी? दुश्मनी। पहली समस्या, नागार्जुन और अपार गंगे ने क्या कर दिया? विद्रोह। दूसरी भंडानक जाति कौन सी? सतलज वाली। तीसरी महोबा के कौन से राजा? परमार्दी देव। कौन सा युद्ध? तुमुल का। आला और उदल की क्या कर दी गई? हत्या। परमार्दी देव को भी क्या कर दिया गया? मार दिया गया। कन्नौज की राजकुमारी कौन सी? संयोगिता। और भीमदेव की समस्या किसके कारण? आबू की राजकुमारी इंचिनी के कारण। अब कहानी में आता है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। चलो आगे। वेरी गुड सर, सुनना मेरी बात ध्यान से। बहुत आएंगे बाहरों की कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले और हमसे बेहतर पढ़ाने वाले। कौन बोला ये? यहां पर एक साम्राज्य है सर जिसका नाम है गजनी। क्या है? कहां पर? अफगानिस्तान में। सुबुक्तगिन नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? सुबुक्तगिन। तुर्क हुआ करता था। तुर्क का मतलब होता है तुर्की देश का रहने वाला था। कहां का? जैसे अलाउद्दीन खिलजी को तुर्क बताया जाता है ना, वैसा। सुबुक्तगिन ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी यहाँ पर। उसके बाद में उसका बेटा राजा बना जिसका नाम था अलप्तगिन। और उसके बाद में शासक बनता है महमूद गजनवी। कौन बनता है? महमूद गजनवी। उस वाले क्षेत्र पर तो अपना अधिकार है, तो नीचे वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। और सिंधु नदी से पार करके ही हिंदू रहते हैं, और हिंदुओं के देश को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान। तो अब ये इधर आक्रमण करता है, दो कारणों के लिए करता है। कितने कारण है? पहला कारण तो यह है कि धन की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? आना है, लूटपाट करनी है, पैसे कमाने, वापस जाना है, पैसे खर्च करने, फिर आना है, लूटपाट करनी है और वापस जाना है। दूसरा है इस्लाम धर्म का क्या करना है? प्रचार करना है। अब धर्म का प्रचार आप कैसे करोगे? तो आप वहां से अपने साथ में सूफी संतों को लेके आओगे। जैसे अपन पढ़ते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उनके साथ में लाने वाला व्यक्ति जो था वो मोहम्मद गोरी था। तो उनको लेके आओगे, उनको यहाँ पर छोड़ दोगे। बोर हो रहे हो क्या तुम लोग? तो फिर यू आलस यू क्यों खा रहे हो? मैडम, आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे कहते ही नहीं हूँ, मैंने कहना ही छोड़ दिया आपको।
थैंक यू। अंतिम दिन है यार, किसी को क्यों नाराज किया जाए। तो गजनी जो है यहाँ पर दो चीजों के लिए अटैक करता है। पहला इसलिए किया जाता है क्योंकि धन की प्राप्ति करनी है, दूसरा इसलिए किया जाता है कि इस्लाम धर्म का क्या करना है, प्रचार करना है भारत के अंदर। और दुनिया में दो ही धर्मों का सर्वाधिक प्रचार हुआ है, एक तो ईसाई क्योंकि उन्होंने आधी दुनिया से ज्यादा प्रशासन किया, और एक इस्लाम जिन्होंने तलवार के दम पर जो है वो उस धर्म को फैलाया। ठीक है, तो अब ये अटैक करता है और भारत में टोटल 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 17 बार। लूटपाट किए वापस गए, लूटपाट किए वापस गए, इस प्रकार से। 16वां आक्रमण जो इसने किया था वो गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर किया था। कौन सा मंदिर? ऐसा कहते हैं कि 2000 ऊंटों पर वहां से सोना भर के लेके गया था। कितने? एक तोले की रेट है 60,000, एक तोले में आते हैं 10 ग्राम। 100 ग्राम की रेट हो गई 6 लाख, 1 किलो की रेट हो गई 60 लाख। देख लो आप, 2000 ऊंटों पर सोना कौन लेकर गया था यहाँ से? महमूद गजनवी। जब ये जा रहा था तब इसके ऊपर पीछे से राजस्थान की एक जाति ने आक्रमण किया था जिसका नाम है जाट जाति। इसलिए जो 17वां आक्रमण करता है वो राजस्थान की कौन सी जाति के खिलाफ करता है? अब साहब ये अफगानिस्तान से आया होगा, यहाँ पर अटैक करे होंगे, लूटपाट करी होगी, फिर वापस ये यहाँ से गया होगा। घोड़ों पे बैठ के आते थे, गधों पे बैठ के आते थे, उस समय कोई कारें वगैरह हेलीकॉप्टर तो होते नहीं थे। तो एक राउंड का आने जाने का मैं कम से कम 2 साल तो मान लू खुशी जी। तो वो 17 बार आया होगा, टोटल कितने साल लग गए उसको आने जाने में? ये साबित करता है कि आपका ध्यान यहाँ पर नहीं था। कहाँ था आपका ध्यान? सोमनाथ मंदिर में। अगर महमूद गजनवी भारत पर टोटल 17 बार आया, एक बार आने के 2 साल लगे, तो टोटल कितने साल हो गए? आप यूं मत सोचना कि आप नीचे देख लोगे तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, बताना तो पड़ेगा। आप बताओ। 34। 34। 34 तो बोल दो कोई। 34 साल लगे। कितने? 34 साल। अब 20 साल की उम्र में आया होगा, बच्चा होगा तब तो क्या ही आया होगा। 34 और 20, 54। 54 साल। 6 साल होली दिवाली ईद के, बीमारी के, शादी ब्याह के मान लू मैं, टोटल हो गए 60। कितने हो गए? 60 साल का आदमी बूढ़ा होता है कि नहीं होता है? अब क्या वो तलवार पे बैठ के लड़ सकता है? अब क्या वो किसी देश में आक्रमण कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अब इसने कहा कि साहब हम इंडिया नहीं जाएंगे, अब मेरा जो है वो एक भाई जाएगा छोटा, जो गोर प्रदेश का नेता था, इसलिए उसका नाम आज से क्या है? मोहम्मद गोरी। क्या है? लेकिन मोहम्मद गोरी जब इंडिया आया ना, तब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई। क्योंकि जब गजनवी आया था तब राजस्थान, गुजरात और इस वाले भाग में कोई बड़ा शासक नहीं था, छोटे छोटे राजवंश थे। और छोटे छोटे राजवंशों को हराना आसान हो सकता है, लेकिन कोई बड़े होकर है तो उसको हराना क्या है? मुश्किल। तो उस समय अजमेर से लगाकर यहाँ दिल्ली तक किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान का। और अगर अब गोरी को भारत लूटना है तो उसको किसको हराना पड़ेगा? किसको? तो अब ये आकर एक मैदान में खड़ा हो गया जिसका नाम है तराइन। क्या नाम है? कब की बात है? 1191 की। तराइन पड़ता है हरियाणा में। कहा? कुरुक्षेत्र भी कहा है? हरियाणा में। पानीपत भी कहा है? तो भारत के जो भी बड़े बड़े युद्ध हुए सारे युद्ध के मैदान कहा है? हरियाणा में। क्योंकि बॉर्डर पे उस समय पड़ते ही क्या था? हरियाणा। तो तराइन के पहला युद्ध यहाँ पर होता है, और इस युद्ध के अंदर सामने गोरी था, इधर पृथ्वीराज चौहान था, और पृथ्वीराज चौहान के साथ में लड़ने के लिए एक बंदा आया था जो दिल्ली का सामंत था, गोविंद राज। क्या नाम था? बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं आया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान अपने आप के अंदर बहुत पराक्रमी योद्धा था, भयंकर रूप से लड़ाका था। युद्ध स्टार्ट हुआ और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया। ऐसा कहते हैं कि गोरी अपनी धोती पकड़ के वापस भाग जाता है और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भाग गया भाग गया भाग गया कि मेरे को इससे क्या नहीं करना है, युद्ध। इन लोगों के मन में ये होता था कि जब ये आते थे आक्रमणकारी और कोई राजा हारता था तो उस राजा की ये लोग हत्या कर देते थे, गोरी गजनवी वगैरह। और अपने यहाँ वाले राजाओं का ये होता था कि अगर कोई युद्ध में हार गया है तो निहत्थे के ऊपर अपन वार नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको वहां से जाने दिया गया। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा भी लिखते कि उसको अरेस्ट करके उसके दरबार में लाया गया और दरबार में उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई।
कि तुम लोग तब आक्रमण करते थे जब हमारे यहाँ पर कोई बड़ा शासक नहीं था, तेरे भाई ने इतनी बार अटैक किया, अब तुम आओ, अब तुम हमको देख लेंगे, तुम हमारी महिलाओं के साथ में ये अत्याचार करते हो, तुम्हारे आने के कारण हमारी महिलाओं ने जोहर करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे आने के कारण भारत के अंदर बाल विवाह स्टार्ट हो गई, तुम्हारे आने के कारण भारत के अंदर प्रदा प्रथा स्टार्ट हो गई, सती प्रथा स्टार्ट हो गई, पहले नहीं हुआ करती थी। क्योंकि मुगल जब आते थे और जब अटैक करते थे तो महिलाओं के साथ में दुराचार करते थे, तो कोई दुराचार करे इससे बेटर है अपन अपने प्राणों का क्या कर दे, त्याग। इसलिए भारत की महिलाओं ने क्या किया, जोहर। और हिंदुस्तान में पहली बार जोहर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के आने के कारण हुआ था, जो सिंध प्रांत की एक रानी थी रक्षा देवी, उसने किया था, जो दाहिर सेन की पत्नी थी 712 ईस्वी के अंदर। कब? और फिर राजस्थान की महिलाओं ने भी उसको देखकर क्या स्टार्ट कर दिया, जोहर करना। तो इनके आने के कारण इस प्रकार की परंपरा स्टार्ट हुई, जो बाद में अपन को क्या करवानी पड़ी, बंद। तो उस पृथ्वीराज चौहान ने उस गोरी को ऐसी बहुत सारी बातें सुनाई और उसको अपमानित करके वहां से भगा दिया। अब जिसके पिताजी ने यूपीएससी 4 बार दिया और चारों बार पास कर लिया हो, और उसका अगर बेटा या उसका छोटा भाई पहली बार अगर लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे और वो भी पास नहीं हो, तो गिल्ट की बात होती है कि नहीं होती, शर्म आती है कि नहीं आती, धाकड़ी में नाक डुबोने वाली बात है कि नहीं है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार वो जीत गया, और मोहम्मद गोरी पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान से हार गया। क्या मुंह लेके जाओगे आप अपने बाप के सामने, जिस बाप ने आपको महीने की फीस दी हो, जिस बाप ने आपको महीने का खाने का खर्चा दिया हो, और फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या मुंह लेके जाओगे। उस दिन के बारे में सोचना, उस दिन को सोचकर तुम पढ़ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, बाकी नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो अब यहां से ये वापस गया और पूर्व गजनी गया ही नहीं, और बीच में लाहौर में ही रुक गया। ये कहां पर? फिर से इसने तैयारी स्टार्ट की, फिर से कोचिंग की, पूरे साल भर पढ़ा, 2 महीने नहीं पढ़ा, कंटिन्यूसली पढ़ा फिर से। और जो इतिहास कहता है कि जो कंटिन्यू पढ़ता है उसका आज नहीं तो कल सिलेक्शन होता ही होता है, कि नहीं होता है। देख लेना, तुम अपने आसपास के उदाहरण देख लेना, जो कंटिन्यू पढ़ता है उसका आज नहीं तो कल सिलेक्शन होता ही होता है। तो यहां पर इसने फिर से सेना इकट्ठा की, फिर से घोड़े वगैरह लाए, और इस बार फिर से ये मैदान में आकर खड़ा हो गया, और कुछ नहीं हुआ, सब समय बदल गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 फिर से आकर खड़ा हो गया। इस 1191 और 92 के बीच में पृथ्वीराज चौहान का जो विवाह था वो किसके साथ में हुआ था? संयोगिता के साथ में। तो मोबाइल फोन अगर नया अपने पास में आए, या फिर पत्नी अगर नई नई अपने पास में आए, तो इंसान थोड़ा सा व्यस्त हो जाता है, होता है कि नहीं होता? कालांतर में फिर मोबाइल फोन भी जूना हो गया। समझ गए बात को? तो संयोगिता के साथ में इसका विवाह यहां पर होता है, और ये पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा मार्ग से हट जाता है, भोग विलास के अंदर थोड़ा सा डूब जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मोहम्मद गोरी आया और 1 महीने से खड़ा था तराइन में, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उससे लड़ने के लिए नहीं गया। तो पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त आया जिसका नाम था चंद बरदाई। क्या नाम था? और चंद बरदाई ने आकर कहा कि महाराज, क्या कहा? महाराज, इस गोरी को छोड़ो और उस गोरी को संभालो। तब जाकर पृथ्वीराज चौहान तराइन के मैदान में उससे युद्ध करने के लिए गया, और एक छोटी सी सेना लेके गया, क्योंकि उसे ये लगता था कि मैंने पहले उसे हरा दिया है। इस बार उसके साथ में मेवाड़ का एक शासक भी जाता है, जो रावल रतन सिंह के पिताजी थे, रावल समर सिंह। क्या नाम था? जो बहनोई लगा करते थे पृथ्वीराज चौहान के। क्या लगते थे? बहनोई। और ये भी यहां पर लड़ने के लिए गए, और यहां पर युद्ध का शंख फूंक दिया गया। अब गोरी को इस बात का पता था कि अगर मैं सीधा पृथ्वीराज चौहान से लड़ूंगा तो मैं उसे कभी भी हरा नहीं पाऊंगा। इसलिए मोहम्मद गोरी ने इस बार कूटनीति से काम किया, और उसने कहा कि पृथ्वीराज चौहान साहब, मैं आपके साथ में लड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके साथ में संधि करने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए? मुझे संधि इसलिए करनी है क्योंकि मैं मेरे बड़े भाई के सामने जब जाऊंगा महमूद गजनवी के पास, तो उसे मैं जाकर ये कह सकता हूं कि मैं वहां पर हार कर नहीं आया हूं, मैं वहां पर क्या कर कर आया हूं? संधि करके, ताकि मेरी थोड़ी सी इज्जत बची रहे कि पिताजी मैं सिर्फ 10 नंबर से ही रह गया, अगर मैं एंड टाइम पे बीमार नहीं हुआ होता तो मेरा सिलेक्शन। ऐसे बहाने बनाते ना अपन, वो वाली बात है। तो यहां पर जब वो आया, उसने कहा संधि करने के लिए आया, और मुझे संधि ऐसे करनी है जैसे मेरे बड़े भाई कहेंगे, जिनका क्या नाम है? महमूद गजनवी। तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि यार ये उससे पूछेगा, वहां से आएगा, 2 4 6 महीने का समय तो लग ही जाएगा, युद्ध तो अभी होना है नहीं, और वैसे ही क्या करनी है? संधि। इसके बाद में होगा युद्ध। तो चौहानों की सेना जो थी वो अपने अपने टेंट हाउस डेरे के अंदर जाके सो गई। दूसरे दिन जब अर्ली मॉर्निंग चौहानों की सेना उठी, अपना वो नित्य क्रम कर रही थी, नहाने धोने के लिए गई हुई थी, तब मोहम्मद गोरी ने उसके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण। सारे निहत्थे चौहान सैनिक मारे गए,
और पृथ्वीराज चौहान स्वयं निहत्थे थे, जिनकी हरियाणा के अंदर एक स्थान है सिरसा। क्या नाम है? उस सिरसा हरियाणा के अंदर इसकी मोहम्मद गोरी के द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई 1192 में। लेकिन एक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है, जिसने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और ये कहानी सिर्फ यही लिखता है, इसके अलावा तत्कालीन समय का कोई दूसरा इतिहासकार नहीं लिखता है। ये लिखता है कि वो यहां से पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट करके कहां लेकर गया? गजनी लेकर गया। और जब वो वहां पर गजनी लेकर गया तो इस बात का पता किसको चला? चंद बरदाई को चला। तो चंद बरदाई ने पुस्तक लिखने का काम अपने दत्तक पुत्र को सौंपा, जिसका नाम था जलहण। क्या नाम था? पुस्तक दे जलहण। पुस्तक दे जलहण। चले नृप काज। नृप का मतलब होता है राजा। राजा के काज के लिए चला कौन? चंद्र बरदई। और जो बाकी वाला जो सीन है वो किसने लिखा है? जलहण ने। और अब ये चंद्र बरदई कहां पर गया? गजनी गया। और वहां जाकर उसने देखा कि गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा के रखा हुआ है और बांध के रखा हुआ है, और सामने ऊपर की तरफ कौन बैठा है? मोहम्मद गोरी बैठा है। और वो वहां जाता है और वो जाकर गोरी से कहता है कि साहब, मेरे जो राजा है जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, वो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। कैसा बाण? दूरी को सुनकर, आवाज को सुनकर ये बाण मार सकते हैं। ऐसा बाण या तो हिस्ट्री के अंदर भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ ने चलाया था, या फिर कौन चलाते थे? पृथ्वीराज चौहान। आपने कहानी सुनी होगी कि श्रवण कुमार कावड़ के अंदर बिठाकर अपने माता पिता को कहां लेके जा रहा था? 4 धाम की यात्रा के लिए। जंगल के अंदर उनको क्या लगती है? प्यास। तो वो उनको वहां पर बिठाकर जो है वो तालाब के किनारे पर पानी भरने के लिए जाता है। बेटा सरवण पानी डो पिलाए, वन में बेटा प्यास लगी। तो वहां जाता है। वहां राजा दशरथ जो थे वो शिकार कर रहे थे। तो जब भी अपन कोई ऐसा पानी का बर्तन पानी में डालते तो आवाज आती है, बोतल वगैरह डुक 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 ऐसे। तो वो डाला तो आवाज आई, तो राजा दशरथ को लगा कि कोई हिरण वगैरह पानी पी रहा होगा। उन्होंने बाण मारा और वो किसको लग गया? श्रवण कुमार को। राजा दशरथ उसके पास में गए तो उसने कहा कि साहब, मैं तो मर रहा हूं, लेकिन मेरे माता पिता रोड पर अंधे हैं, वो पानी के लिए तरस रहे हैं, कृपया करके आप उनको पानी पिला देना। तो जब वो पानी पिलाने के लिए गए तो उनको पानी पिलाने के बाद उसकी मां ने पूछा कि बेटा श्रवण, तू क्यों बोल क्यों नहीं रहा है? तो राजा दशरथ ने कहा कि श्रवण कुमार तू जिंदा नहीं है, मैं अयोध्या का शासक हूं, मैं अवध का राजा हूं जिसका नाम है राजा दशरथ, और मेरे हाथों उसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो उन दोनों माता पिता ने श्राप दिया था राजा दशरथ को कि जिस प्रकार हम हमारे पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उस प्रकार तुम भी तुम्हारे पुत्र वियोग के अंदर तड़पोगे। और उनके दोनों के प्राण वहां से उड़ गए। इसीलिए फिर कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए मंत्रा के साथ में मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और कौशल्या पुत्र राम को 14 साल के लिए वनवास पर जाना पड़ा। और राजा दशरथ उनके पीछे वियोग के अंदर ही वो तड़पते तड़पते क्या हो गए? मर गए। लेकिन भरत ने ये कहा कि मेरा बड़ा भाई कौन है? राम, जो इस दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या है? मर्यादा के मामले में पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरी दुनिया में पुरुषों में सबसे उत्तम अगर कोई पैदा हुआ था वो भगवान राम थे। उसने भगवान राम की खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखा था। किसको? जो लकड़ी के उनके पहनने के जो खड़ाऊ थे उसको राजगद्दी पर रखा, और भरत कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठा, और उसने वहां पर क्या किया? शासन। लक्ष्मण ने कहा कि मैं इनका द्वारपाल बन के रहूंगा, वो उनके साथ में गया। 14 साल के बाद में माँ सीता का हरण रावण ने कर दिया। उस रावण को भगवान श्री राम ने मारा, और 14 साल के उनके लौटने के बाद में उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या के अंदर दीप जलाए गए थे, जैसे कल जलाए गए थे। और इसीलिए भारत में क्या मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? दीपावली। बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पर जब इस प्रकार से जब किया गया, तो करने के बाद में उस पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि साहब, मैं ऐसा बाण चला सकता हूं। तो गोरी ने उसको तीर कमान दिए, कहा साहब प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तब चंद्र बरदई ने वो दोहा बोला। कौन सा दोहा? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। और इतना कहना हुआ, बाण मार दिया पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गोरी वहीं पर ढेर। फिर इन्हें पता था कि अपनी भी मृत्यु होने वाली है, इसलिए कटार निकाल ली गई, और कटार पहले उसके पेट में घुसा दी पृथ्वीराज चौहान के, फिर स्वयं के पेट में घुसा दी चंद्र बरदई ने। उनकी भी वहां पर क्या हो गई? मृत्यु। ये जो कहानी मैंने आपको बताई, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक लेखक लिखता है जिसका क्या नाम है? जलहण। कौन सी किताब में? पृथ्वीराज रासो में। और 1192 के अंदर चौहान वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ऐसे आंखों के सामने स्टोरी चली? ऐसे चली? वेरी गुड, यही काम है मेरा। और 10:07 हो गए। अरे पता ही नहीं चला यार, मैं थोड़ा भावुक हो गया। आई एम सॉरी। लिख लेना भाई इसको तुम लोग।